अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, तारीख ने हमें एक और हसास लम्हे पर ला खड़ा किया है, जहां अल्फाज गोलियों से ज़्यादा वजनी और खामोश सिफारतकारी जंगी नारों से ज़्यादा फैसला कुन हो सकती है। पाकिस्तान की सालिसी रंग लाती दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से राब्ते और उनकी इस्लामाबाद आमद इस बात का इशारा है कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को एक नई शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान का किरदार यहाँ गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद का फुकदान महज बयानात से ख़त्म नहीं हो सकता। इसके लिए अमली इक़दामात, संजीदा इरादे और सबसे बढ़कर मुस्तकिल मिजाजी दरकार है। मुतवक्के मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में सिर्फ बातचीत ही नहीं होगी, बल्कि ये एक इम्तिहान होगा, क्योंकि ईरान के लिए अपनी खुद मुख्तारी और मौक़िफ़ पर कायम रहने का सवाल है, जबकि अमेरिका के लिए यह अपनी आलमी पॉलिसी की साख का मामला है। और इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान एक नाजुक तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश कर रहा है। ये लम्हा फैसला कुन है, या तो हम एक नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक पुराने खेल को नए अंदाज में दोहरा रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ करा देती हूँ, सीनियर एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब IR एक्सपर्ट आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे, और एंकर पर्सन और एनालिस्ट मसूद रजा साहब भी आज के डिस्कशन में हमारा साथ देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से आगाज़ करती हूँ। अब्दुल्ला साहब, उम्मीद की एक किरण मौजूद थी कि फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब की जो कोशिशें हैं वो ज़रूर रंग लाएंगी, और हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वज़ीर ख़ारजा ईरान के जो हैं अब्बास अराग़ची, वो मुख्तसर डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुँचेंगे, उनकी आमद मुतवक्के है। सर, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू इसको आप देख रहे हैं, किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं सिचुएशन आप? रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में एक बराह रास्त बड़ा एक कॉन्फिडेंस है ईरान के साथ, और एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और उसका हम कई दफ़ा इजहार भी कर चुके और इस पर बात भी कर चुके। जहाँ तक ताल्लुक है उनके मुख्तसर दौरे का पाकिस्तान में, तो जाहिर है ये उसी सिलसिले का तसलसल है जो पहले 12 अप्रैल को शुरू हुआ था, और उसके अंदर अमेरिका की जानिब से जो बातचीत की गई थी उससे वो मुनहरफ हुए। बल्कि 10 पॉइंट जिनके ऊपर बात की गई थी, उसके अंदर तो आबनाए हुर्मुज़ की खोलने की बात की गई थी, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ईरान के 3 रोज़ा दौरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको खुलते हुए देखा। लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका ने उसको बंदिश कर दी। मसला ये है कि अमेरिका ज्यादती कर रहा है, और हर बार ईरान अब यही कह रहा है कि ये तो 10 निकात के अंदर शामिल नहीं था, जो तुमने किया ये तो तुमने बढ़कर किया। अगर आप मुवाजना करें तो ईरान की कोई स्टेटमेंट जो है वो माजी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, जबकि अमेरिका की तमाम स्टेटमेंट्स अपने हर 1 घंटे के बाद कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो वजीर खारजा का किरदार अदा कर रहे हैं, सारा दिन ट्विटर खेल रहे हैं, जिससे मेरे ख्याल में कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो रही है। दूसरी जानिब अभी पीट हेग्सेट का एक ऐसे वक्त के अंदर ये कॉन्फ्रेंस करना जब अब्बास अराग़ची साहब का ये दौरा पाकिस्तान के अंदर मुतवक्का है इंशाअल्लाह ताला, और जो एक सियासी प्रोसेस और एक अमन का प्रोसेस जो है उसको जारी रखे हुए। देखें, एक तरफ अमेरिका के जहाज जो उनके सिक्योरिटी के और स्पेशल जिनको वी पोर्टर्स कहा जाता है, वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो वापस नहीं गए। जिस का मतलब ये है कि पाकिस्तान का ये जो एक पीस प्रोसेस है ये शुरू है, जारी सारी है, ये ख़त्म नहीं हुआ, और जंग में तोसी गैर मुय्यना मुद्दत भी पाकिस्तान की वजह से ही मुमकिन हो पाई। अब लेकिन दूसरी जानिब उनके जहाज पकड़ना, बदले में ईरान की नेवी जो है, ये बड़ा एक तिलिस्म होशरुबा का एक सिलसिला शुरू है कि जो नेवी उन्होंने गर्क कर दी थी समुंदर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा नमूदार होके अमेरिकन जहाज़ों को कब्जे में ले रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस किस्म की जब बातें करेंगे तो उससे क्या होगा कि दुनिया के अंदर मासवाए तमस्खर के और कुछ नहीं बनेगा। लेकिन इस सब के अंदर एक अहम बात वो ये है कि जंग अपने तकरीबन 56वें रोज के अंदर जा चुकी है, और 56 रोज के बाद
जो 4 रोज बचे हैं, जिसके बाद कांग्रेस से उनको दोबारा जंग के ऊपर एतमाद में लेना पड़ेगा और इजाजत लेनी पड़ेगी, सही। जो कि मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस उनको देने के मूड में है। उसकी वजह यह है कि वहां तो ये बातें हो रही है कि हर जो हफ्ते है वो डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद लाई जाएगी, जो कि यकीनन मेरे ख्याल में एक बहुत मुश्किल मरहला हो जाएगा। साथ ही साथ चाइना जाना है, चाइना पहले ही दौरा मुअख्खर हो चुका है जी। और उसके बाद मई के अंदर जो है शुरू होना था, लेकिन मई जाएंगे तो क्या बात करेंगे कि जनाब मेरी जंग जारी है और मैं आपसे कोई बड़ा बिजनेस डील साइन करने आया हूं, तो वो भी मुमकिन नहीं होगा। फिर तीसरा इसमें पहलू है, उनके वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू हो रहा है, तो एक मुल्क जिसके अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो और दूसरी दुनिया से वो यूरोप से बाकी ममालिक से नाराजगी का इजहार हो, लान तान रोजाना कर रहे हो, तो ये भी एक पहलू है। फिर जाहिर है उनके जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके अंदर ये जो इन्फ्लेशन है ये लेके जाएंगे, बिल्कुल सही। तेल की अच्छा अब्दुल्ला साहब, बढ़ती आपने कीमतों को लेके तीन जाएंगे। चार बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए हैं, मैं डिटेल में इस पे बात करना चाहूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन के बारे में बात करना चाहूंगी, लेकिन हमें डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आईआर एक्सपर्ट हैं, उनकी राय भी ले लेते हैं। अभी जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे देखते हैं सर इस ब्रेक थ्रू को, क्योंकि कुछ दिन पहले तक हमें लग रहा था कि ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये इंडिया देते हुए नजर आ रहे थे कि उनका वक्त जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी वक्त वो अमेरिका से रवाना हो सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब ये ईरान की तरफ से एक मुख्तसर डेलीगेशन के साथ उनके वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब का आना, कितना बड़ा ये ब्रेक थ्रू है आपकी नज़र में? एरिया पहले तो आपको, आपकी टीम को, अब्दुल्ला गुल साहब को, आपके देखने वालों को सबको सलाम। देखिए ये इनक्रेडिबल एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में पाकिस्तान की सफारतकारी लिखी जाएगी, आपकी अस्करी क़यादत की, आपकी सियासी क़यादत की, बिलखुसूस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के रहनुमा है, रहबर हैं आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, उनके साथ भी उनका किसी तरीके से राब्ता हुआ। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कन्विंस किया। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के जो कंसर्न्स थे उन्हें एड्रेस भी किया और इस हवाले से कहा जाता है कि 3 पेजों पर मुश्तमिल एक प्रपोजल भी तैयार है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हल्की फुल्की नोक पलक ठीक की जा सकती है, लेकिन मुआहिदा बहुत करीब है। अभी मैं देख रहा था पीट हेग्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी जिसमें उन्होंने ये इस बात का इंकशाफ किया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता ईरान, तो ये बेहतरीन मौका है कि ईरान के साथ मुआहिदा किया जाए। सुबह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की, जिसमें सहाफी ने पूछा कि आप कब मुआहिदा करने जा रहे हैं, बिकॉज तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और आवाम हमसे सवाल कर रहे हैं, तो जिसमें वो थोड़े से नाराज भी हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ बैठने जा रहे हैं। और सुबह ये भी खबर आई थी कि जो ब्लॉकेट है वहां पे भी थोड़ी बहुत नरमी के इशारे दिए गए थे ईरान को कि हम वो ब्लॉकेट उठाने के लिए तैयार हैं। और फिर IRGC का भी क्लेम था कि लगभग कोई 34 जो वेसल्स हैं उन्होंने अमेरिका के ब्लॉकेट के बावजूद गुजार दिए। आज भी वो कह रहे थे कि एक वेसल जो चावलों से भरा हुआ था उसे IRGC कामयाबी के साथ लेकर बंदरगाह तक लेकर आई है। और फिर सुबह ये भी खबर आई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा कि जो सीज फायर है लेबनान के अंदर उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया, उन फैक्टर्स की तरफ निशानदही की कि इस वक्त अमेरिका की ज्यादा जरूरत है, इनफैक्ट ईरान को भी फायदा होगा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है तो $500 बिलियन का डेली जो अशिया है उनका आना जाना लगा रहता है। न फकत ये, अगर उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाते हैं और इसके साथ उनके एसेट्स को डीफ्रीज किया जाता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी जब वो ईरान को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटीग्रेट करवा देगा, फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा। और वैसे भी जो अमेरिका के सैंक्शंस हैं, मैं कल भी एक अमेरिका की एक्सपर्ट्स जो कि फॉरेन ऑफिस के अंदर उनके काम कर चुकी हैं, बड़ी सीजन्ड इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर एक्सपर्टीज रखती हैं, उनसे मैं बात कर रहा था तो उनका भी ये मानना था कि जो सैंक्शंस हैं अमेरिका के वो इनफेक्टिव हो गए इन केस ऑफ ईरान। तो मेरा ख्याल है चाराकारा और कोई नहीं था, बातचीत के जरिए मसले को हल करें। और बाकी जो कानूनी पेचीदगियां हैं और फिर चाइना का जो प्रेशर है और यूरोप का जो प्रेशर है और पूरी दुनिया जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के तासुर को और अमेरिका के तासुर को जिस अंदाज से ले रही है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसने मजबूर किया है कि वो बातचीत की तरफ जाएं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का काम जो हमने किया है, हमने सेव किया है मल्टीपोलैरिटी को,
वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी को। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्रेडिट गोज टू बिल्कुल पाकिस्तान। ठीक है। मसूद रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मसूद साहब, आप किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा ये ब्रेक थ्रू है ईरान की तरफ से मुख्तसर डेलीगेशन के साथ अब्बास अरागची साहब का इस्लामाबाद पहुंचना, और दूसरी तरफ से सर अमेरिका की जो लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम तो इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन अभी स्पेसिफिकली उनकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया कि अगर ईरान की तरफ से ये डेलीगेशन आ रहा है तो उनकी तरफ से कौन आएगा या कौन आने वाला है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये अमेरिका की तरफ से भी मैसेज आ जाना? जी बहुत शुक्रिया आपका और सबको सलाम। मुझे नहीं लगता कि राफी साहब के आने के फौरी बाद अमेरिका से कोई डेलीगेशन आने वाला है। अच्छा। क्योंकि जब पहला दौर खत्म हुआ है और उसके बाद फील्ड मार्शल साहब जो तशरीफ ले गए हैं ईरान, और वहां पर उसी की कंटिन्यूएशन में गुफ्तगू हुई है। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब यकतरफा सीज फायर को आगे बढ़ाया है तो उन्होंने कहा था कि ईरान की तजवीज अभी आ रही है। तो वो ईरान की तजवीज जो है वो लेकर गालिबन वो तशरीफ लाए हैं, और लाने के बाद वो पाकिस्तान के साथ उसको डिस्कस करेंगे। जैसे फील्ड मार्शल ने और मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर जाकर डिस्कस की थी चीजें, यहाँ पर वो डिस्कस होंगी। और उसके बाद फिर देखिए, इससे पहला जो वफ्द आया था वो तो एक वहां से जेडी बेंस थे और यहाँ से तालिबाफ साहब थे। तो एक अच्छा हाई लेवल का हाई वोल्टेज वफ्द मौजूद थे दोनों तरफ से। तो वफ्द मेरे ख्याल में आएंगे इसके बाद, ये जो डेलिब्रेशंस हो जाएंगी उसके बाद। अच्छा। बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब वॉर फटीग जो है ना बहुत बढ़ चुकी है, वो पूरी दुनिया में महसूस हो रही है और अमेरिका में भी महसूस हो रही है, ईरान में भी महसूस हो रही है। अब 55 दिन आज हो गए इस जंग को, और इस जंग का फैसला तो हो गया था जंग के पहले ही हफ्ते में, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपनी कैपेबिलिटीज को जाहिर किया था और जो हमने रिटेलिएशन उसने किए थे, वो बता रहे थे कि अमेरिका जो है वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जो मकासद थे वो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने सब कुछ कर लेना था। और आज 55 दिन हो गए। तो जब मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त भी नाउमीदी नहीं थी, क्योंकि बैक डोर पर बातचीत चल रही थी। इराकी साहब आए हैं, वो यहाँ पर तजावीज देंगे, वो तजावीज अमेरिका जाएंगी, फिर वहां से फैसला होगा कि कौन सा वक्त आना है और फिर ईरान का कौन सा वक्त आना है। तो मेरे ख्याल में बातचीत हो रही है, ये अच्छी बात है। इश्यूज इसके अंदर जो है वो खासी सेंसिटिव से भी हैं, जिनमें मसाइल पैदा हो सकते हैं, और स्पॉइलर भी मौजूद है जो इस गुफ्तगू को खराब कर सकती है। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि अब दोबारा मामला जंग की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से मसूद कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से तजावीज़ आएंगी और वो तजावीज़ फिर पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका पहुंचाई जाएंगी, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है? इससे पहले ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। और दूसरी तरफ सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आपको लगता है कि ये एक प्री प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्लॉकेड हमने लगाया है, कितना इफेक्टिव रहा है ये ब्लॉकेड, ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया गया? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अगर ये फौरी अब्बास अरागची की आमद के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो इसमें यकीनन कोई इस हवाले से बात होगी, लेकिन इस हवाले से कोई बात हुई नहीं है। तो सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने अपनी लोकल ऑडियंस को उन्होंने खुश रखना है, उन्होंने बताना है। आप देखें कि किस तरह से उन्होंने ग्लोरीफाई किया अपनी फौजों को, उनकी कामयाबियों को गिनवाने की कोशिश की। साथ ये भी कहा कि हम तो बंदिश रखेंगे, और अपना जो जिसको ह्यूब्रिस है, जो उनका एक गरूर है, तकब्बर है, उसको दिखाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अमन का नोबेल इनाम जीतना चाहते थे, वो उन्होंने अपने मिनिस्टर का नाम दिफा से जंग कर दिया। उन्होंने, अगर वो कामयाबियां उनकी थीं तो वो ये क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि उनके आर्मी चीफ को क्यों निकाला गया, रैंडी जॉर्ज को? क्या वजह थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ग्राउंड पे ट्रुप्स भेजने से इनकार कर दिया था, जबकि ट्रुप्स तो वहां मौजूद थे। और फिर जो अभी उनके आए हैं नए क्रिस लेनेव, उनको क्यों जो है अभी तक 82nd एयरबोर्न डिवीजन ने क्यों नहीं हमला किया? नेवल ब्लॉकेड की तो बात की, ग्राउंड ट्रुप्स तो अभी भी जो है वो यूएसएस ट्रिपोली के अंदर 5000 मौजूद हैं। फिर जॉर्ज बुश का उन्होंने कहा कि जी जॉर्ज बुश जो हमारा शिप है यूएसएस स्ट्राइक कैरियर ग्रुप, वो वहां जा रहा है। तो फिर अगर वो जा रहा है तो पहले तो ये बताएं हजूर कि जो आपका वहां पहले मौजूद था जेराल्ड फोर्ड,
और अब्राहम लिंकन, उसका क्या बना? और मेरा ख्याल है कि यकीनन अब ये जो बहरी बेड़ा आ रहा है, इसमें कोई समझदार धोबी इन्होंने रखा है या धोबी घाट खत्म कर दिया, क्योंकि पिछली दफा आग पुरस्कार जो भड़की थी जेराल्ड फोर्ड में, वो वहीं से भड़क गई थी। फिर उन्होंने ये भी बताया गया उनको इससे पहले कि जनाब इस टाइम पे तकरीबन 250 से ज्यादा थॉड मिसाइल बनाने की कैपेसिटी ईरान के अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। अभी जो सूरत हाल है, उनके पास इंटरसेप्टर मौजूद नहीं है, उनके जहाज एयरफोर्स क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एयरफोर्स पिट गई है। देखें, तकरीबन 48 से ज्यादा जहाज इस टाइम पे अमेरिका के गिराए जा चुके हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ईरान के तेल के कुएं खुश्क हो जाएंगे ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन, तो वो ये भूल रहे हैं कि उनके इत्तहादी और उनके एटीएम जो ममालिक गल्फ के अंदर बैठे हैं, उनके भी तेल के कुएं खुश्क हो जाएंगे ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन। और अगर उन रिवाइव किया जाएगा तो फिर उसके ऊपर पैसा और वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। यूरोपियन यूनियन के ऊपर उन्होंने जो है वो फिर एक दफा हमला कर दिया नेटो के ऊपर और कहा कि नेटो का असल में तो यूरोप को सबसे ज्यादा जरूरत है आपना हुर्मुज की, हमें तो जरूरत ही नहीं है। देखिए कितने अच्छे लोग हैं, भूख लगी है यूरोप को, और जो तंदूर वाला है रोटी वो शोर मचा रहा है कि आओ रोटी खा लो, रोटी खा लो। तो मकसद यहाँ यह है कि इनको पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। हकीकत यह है कि जैसे डॉक्टर मुनव्वर साहब ने भी बात की और मसूद भाई ने भी बात की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू सारी की, मैं उनकी एग्री करता हूं बातचीत से। लेकिन इसके अंदर अभी उन्होंने रूस भी जाना है, अब्बास इराक़ची साहब ने, उन्होंने ओमान भी जाना है, जो कि उनके एक बहुत पुराने पार्टनर हैं। ड्रोन बाकायदा उनको दिए गए वहां यूक्रेन के खिलाफ, और साथ ही साथ जो है ओमान के साथ तो ये कहा गया कि हम दोनों जॉइंटली मिल के आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल करेंगे। दुनिया के अंदर ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। दुनिया के अंदर आप देखें कि किस तरीके से इंडोनेशिया ने स्ट्रेट्स ऑफ मलाका के ऊपर बाकायदा कह दिया कि जी आप तो हम इस पे टैरिफ लगाएंगे। जिस दुनिया पे कभी टैरिफ ही नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है पता नहीं ये बंदा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपने जिस तरह से दौरों की बात की कि ओमान भी जाना है, रूस भी जाना है पाकिस्तान के बाद, तो सर आपको लगता है कि यही जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो एजेंडा है, वो यही है? इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और डिस्कस करने के लिए ये दौरे किए जा रहे हैं? इसमें एक तो आबनाए हुर्मुज का मामला मेरे ख्याल में ओमान से डिस्कस होगा, ठीक है, और दूसरा जो रशिया के साथ मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बातचीत जरूर होगी, जहां उनको तेल के हवाले से बात की जाएगी, स्ट्रेटेजिक कोई उनके साथ मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अरसे तक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि बाबल मंदब बंद हो जाएगी। बाबल मंदब बंद हो गया तो तकरीबन दुनिया जो है वो चोक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगी। आप देखें ना, मैं जो यूरोप की बात कर रहा था कि 22 अप्रैल को जो वहां महफिल सजी थी बरतानिया में, जिसको फ्रांस और बुनियादी तौर पे बरतानिया लीड कर रहे थे, 30 ममालिक के जो उनके साबिक फौजी और दीगर एक्सपर्ट्स थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स, वो वहां मौजूद थे। उसके अंदर जो जर्मन एडमिरल थे, उनका ये कहना था कि हम बाकायदा इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि जब तक के ईरान और अमेरिका में मज़ाकरात के जरिए मामलात हल नहीं होते, तब तक हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम प्रोटेक्शन देंगे, जो वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन सिर्फ उन जहाजों के लिए ऊपर जिनके ऊपर ड्रोन से या उनके ऊपर हमला होता है, वरना हम खुद किसी प्रैक्टिकल एंगेजमेंट में अपने आप को नहीं रखेंगे। यही वजह है कि अभी पीट हेग्सेट ने यूरोपियन यूनियन को भी बातें सुनाई हैं, लेकिन ये वो देख रहे हैं कि उन्होंने तन्हाई उनका मुकद्दर बन गई है। अमेरिका तन्हा हो रहा है, उनके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर मसाइल बढ़ रहे हैं, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के शिकार हो चुके हैं। उसके अमेरिका फेस सेविंग भी चाहता है, मुज़ाकरात भी चाहता है, लेकिन अपनी शराइत पर। लेकिन ईरान ऐसा करने पर
तैयार नहीं नज़र आ रहा। अच्छा मसूद साहब, जिस तरह से आपने भी बात की और आगाज़ में आप ही ने बताया कि वफ़द ज़रूर आ रहा है, एक डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ तजावीज़ जो हैं वो रखी जाएंगी ईरान की तरफ से। पहले हमने देखा कि फ़ील्ड मार्शल साहब का जो दौरा था ईरान का, उसके बाद अब ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, इसके बाद ओमान और रशिया भी जाना है ईरान ने। आपको लगता है कि जो सेकेंड राउंड की तरफ ये जो दौरा है ये एक संगे मील साबित होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि अमेरिका की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और फिर इस्लामाबाद में ही मुज़ाकरात के लिए सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही ये खबर आई थी कि जो वफ्द है, ईरानी वफ्द, तो पाकिस्तान आ रहा है, तो ये कयास आराइयाँ शुरू हो गई थी कि शायद वीकेंड पे ही अमरीकी वफ्द भी आ जाएगा और फिर ओवर द वीकेंड ही सेकेंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जी, ये बहुत ऑब्वियस बातें हैं जो आपने पूछी हैं, क्योंकि ज्यादा जल्दी मुज़ाकरात की इस वक्त अमेरिका में, आपने देखा कि सीज फायर के लिए या मुज़ाकरात के लिए ईरान ने पहल नहीं की जी। पहले 15 नुकात अमेरिका ने भिजवाए और उनको रद्द कर दिया ईरान ने, ये कहकर कि ये आपने तजावुज किया है हद से। यानी उनका कहना यह था कि जंग के बाद आपकी इतनी औकात नहीं कि आप ये रखें हमारे सामने। उन्होंने अपने 10 पॉइंट दिए, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के ही 10 पॉइंट जो हैं, और फिर हमें पता है कि उन्हीं के 10 पॉइंट्स जो हैं उन्हीं पर बातचीत हुई है। तो अगले जो मुज़ाकरात होने हैं वो उन्हीं के 10 पॉइंट्स थे जो अमेरिका गए थे। अमेरिका से उसमें कुछ तजवीज़ आई थी, वो ईरान गई है और फिर ईरान ने वो पाकिस्तान वापस वो लेकर आए। वही 10 तजावीज़ें जो ईरान के ही 10 पॉइंट्स हैं, तो अमेरिका के 10 पॉइंट्स नहीं है। तो अमेरिका को ज्यादा जल्दी है। जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से सारी चीजें सहमत की। कोई ऑप्शन ही नहीं है अब डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास। उन्होंने अपनी पूरी माइट इस्तेमाल कर दी। वाकई उनकी फिजाइया पिट गई। उनके जेराल्ड फोर्ड और उनके अब्राहम लिंकन जो है वो रेंज से बाहर चले गए। उनके अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल वो नहीं खुलवा सकते। कल पेंटागन की रिपोर्ट आ गई, ये भी अमेरिकी रिपोर्ट आ गई कि ईरान की बहरिया और उसकी जो मिसाइल है, वो उसकी जितनी कुव्वत है वो 60% से ज्यादा अभी भी मौजूद है ईरान के पास। तो ईरान अभी भी एक लंबी जंग लड़ सकता है। तो और ईरान की जो ट्रेन है, जो जोग्राफिया है, वो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। अच्छा मसूद साहब, ये जो आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड है, अमेरिका इसको एक बहुत बड़ी अपनी कामयाबी समझ रहा है। आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? क्या ये वाकई इनका एक बहुत अच्छा मूव था या एक बार फिर से मिसकैलकुलेशन नजर आई अमेरिका की तरफ से? डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा मूव था, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, क्योंकि जहां पर मामला वाकई ठहरा है, तमाम बातें तकरीबन मान ली गई हैं और जिन बातों पर वो कुछ चाहते हैं, वो न्यूक्लियर का इशू है कि ईरान बम ना बना सके। जो बम वो नहीं बना रहा था और जो बम नहीं बनने वाला था, उस बम को डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है मसूद साहब, मफाहमत में रुकावटें क्या हैं ये आप डिस्कस कर रहे हैं, इनको हम यकीनन डिस्कस करेंगे, तफसील से इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक पर जाना। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, पैनल मेरे साथ ही मौजूद होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरान अमेरिका कशीदगी की बात करें, इस जंग की बात करें और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो अब्दुल्ला साहब, ये कशीदगी की अगर हम बात कर लें, इस जंग की बात कर लें और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें, क्या अभी तक अमेरिका वाज़े तौर पर ये बता सकता है कि इस कशीदगी की जड़ क्या है? क्योंकि पहले उनको रजीम से मसला था, फिर उनको ये मसला था कि ईरान को एटमी हमने कुव्वत नहीं बनने देना, फिर यूरेनियम अफजूदी के हवाले से मसला था, और अब तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो सर, मेन जड़ है क्या और बात कहां जाके रुकेगी? देखिए, मेन जड़ तो एक ही है, अमेरिका के जिस्म में इसराइल का दिल का धड़कना, ये है असल मसला, और कोई मसला नहीं है। और सिर्फ उनका एक गरूर है, तकब्बर है। वो एक चाहते हैं कि मैं किसी सूरत इनकी नाक रगड़ दूं, जबकि ईरानी कौम जो है, उन्होंने एक, देखें, उनका सोचने का रवैया बहुत तरीका फर्क है। जो कौम एक 5000 साल की तारीख रखती हो, जो इस्लाम के आने से पहले भी एक सुपर पावर का दर्जा रखती हो, और उसके फिर कोई अपनी तहजीब, तमद्दन, उसकी अपने जो किरदार है, और फिर उसकी वो लीडरशिप जिसने पहले शहादत खुद पेश की और बाद में कौम से कुर्बानी का जिक्र किया। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अमेरिका की सोच से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता, और ना शायद हम उसका जो है वो सही अहाता कर पाए, क्योंकि वो
पैदा ही एक फर्क माहौल में हुए। उन्होंने आज़ादी का माहौल देखा, उन्होंने गुलामी का माहौल नहीं देखा, उन्होंने सेल्फ रिलायंस का माहौल देखा। अच्छा, अब इसके अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल की एक नाजायज रियासत है जो अपने फैलाव देखना चाहती है। वो चाहती है कि देखे ना, क्या बोला था कि 40 साल मेरा ड्रीम था कि कोई हमला करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये उनका ड्रीम पूरा कर दिया, साल में 2 दफा हमला करके। लेकिन अब जो मुआहदा अगर न्यूक्लियर के ऊपर आए तो ये डॉक्टर साहब भी जानते हैं, मसूद भाई भी जानते हैं कि मुआहदा तो न्यूक्लियर पे पहले ही तय हो गया था। 2015 के अंदर जो मुआहदा हुआ था वो कभी आप उसको पढ़े, 160 सफ़हात का 2 साल के अंदर ये बात तय होके इस मुआहदे पे आए थे। उसके अंदर तो ईरान का न्यूक्लियर बनाना नामुमकिनात के अंदर था। IAEA की रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन क्योंकि नहीं मानना, देखे ना, और फिर ओमान के अंदर जो मुज़ाकरात हुए और उसमें ओमान के वजीर खारजा ने ये कह दिया है कि बिल्कुल जीरो के ऊपर वो लाने के लिए तैयार हो चुके हैं, फिर भी हमला कर दिया। तो फिर हमले करने का मकसद असल में ईरान को हटाना है रास्ते से, और ये मुमकिन नहीं होगा। और उसके बाद आप देख लें कि तैयब अर्दोगान साहब ने जो इन्होंने हाकान फिदान ने ये बोला था कि इसके बाद तुर्किया की बारी है और पाकिस्तान की बारी है। क्यों ये बोला जा रहा है? इसका मतलब ये है कि ये 3 मुल्क हैं जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन रखते हैं। अमेरिका ने ग्रीनलैंड और कनाडा के ऊपर कब्जे की बातें शुरू कर दी। इजराइल ग्रेटर एजेंडा रखता है, ग्रेटर इजराइल का, और अखंड भारत रखता है। भारत, ये तीनों ममालिक चाहते क्या हैं दुनिया के साथ, ये देख लें। और यही वजह है कि आज ये दुनिया में तनहा खड़े हैं तीनों ममालिक, इनके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला। कशीदगी की असल जड़ आप इसराइल को करार दे रहे हैं। मसूद, आपका पॉइंट इस पे लेना चाहूंगी, क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मुफाहमत में रुकावट कहाँ पे हो सकती है, तारीख का हवाला दे रहे हैं अब्दुल्ला साहब। तारीख के हवाले को मद्देनजर रखते हुए पहले भी मुज़ाकरात हुए और तकरीबन ऐसा लग रहा था कि नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है। फिर पाकिस्तान में फर्स्ट राउंड हो गया, दूसरे का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि अगर मुज़ाकराती दौर हो भी जाता है, मुफाहमत किसी सूरत हो भी जाती है, क्या वो सस्टेन करेगी और किन पॉइंट्स पे मुफाहमत होगी? अब देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा अब्दुल्ला भाई ने। मसला फलस्तीन और इसराइल का ही मसला है। सही। और जिस मुआहदे का वो जिक्र कर रही JCPOA, वो मुआहदा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मुआहदा था। उसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं था बल्कि P5 ममालिक भी थे। उसमें चाइना था, रशिया था, उसमें UK था, उसमें फ्रांस था, उसमें जर्मनी था, और उसमें ईरान तय कर चुका था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। उस मुआहदे के तहत वो बना भी नहीं सकता था। जो असल एजेंडा था जिस पर उन्होंने ईरान पे जंग मुसल्लत की थी, वो तो ये था कि ईरान की ताकत को तोड़ दिया जाए, बिल्कुल मस्त कर दिया जाए, और वो भी ज़ेरे बार रहे इसराइल के। सही। मसला न्यूक्लियर नहीं था, मसला आबनाए हुर्मस नहीं था। ये मसाइल तो बाद में उनको ख्याल आया कि इस पर कोई फिर से भी मिल सकती है। आबनाए हुर्मस पहले भी खुली हुई थी, अभी ब्लॉकेट हट जाए वो अभी भी खुली हुई होगी। ईरान बम पहले भी नहीं बना रहा था, बम अभी नहीं बना रहा, तो ये तो फिर मसला कहाँ है? असल इशू यही है कि क्या मसला ये है कि आप तारीख का हवाला ले लें कि अब तक जब से ये नाजायज रियासत वजूद में आई है इसराइल की, जितनी भी अरब में जंगे हुई हैं, और उसके बाद जब भी सीजफायर हुआ है और जब भी कोई मुआहदा हुआ है, टेबल टॉक हुई है, तो उसमें ऐसा मुआहदा अमेरिका ने करवाया है जिसमें अरब ममालिक जो है वो मोहताज रहे, वो डरे हुए रहे, वो सहमे हुए रहे, वो दबे हुए रहे इसराइल से। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है मेरे ख्याल में गुज़िश्ता कोई 40-50 साल में कि अमेरिका ने वाकई कोई जंग लड़ी है और इसराइल को भी कोई टक्कर का मुल्क मिला है। तो इस दफा वो मुआहदा नहीं हो पा रहा है। तो असल इशू यही है कि क्या एक ताकतवर ईरान जो जंग के बाद ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगा, वो अमेरिका को हजम हो पाएगा, वो इसराइल के हलक से उतर पाएगा? ये सबसे बड़ा मसला है, और ऐसा होगा नहीं। लिहाजा समझा ये जा रहा है कि अब जो ग्लोबल साउथ के जो ममालिक हैं, ये अपना एक अलग सिस्टम, एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तरतीब दे रही है। क्योंकि अब दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका जो है वो वाइड सुपर पावर नहीं है। ये जो मिड पावर्स हैं, ये जिसके साथ जाएंगी वो सुपर पावर होगा। तो यहाँ की जितने मिड पावर्स हैं वो रशिया और चाइना के साथ ही,
खासतौर पे चाइना के साथ है। बिल्कुल सही। और ये इस सदी की दूसरी बड़ी जंग थी, एक पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की हुई, और ये वाली। और इसमें जो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखा वो वही टेक्नोलॉजी है जो चीन की है और रशिया की है और खुद इंडिजिनस है, जो पाकिस्तान की थी या जो उस जंग में या ईरान की थी। तो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब ये मुआहदा कैसा होगा, क्या ये इनके हलक से उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, तो बिल्कुल सही है। ये मुआहदा कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर जंग का इख्तिताम यकीनन जंगबंदी पे होता है, मुज़ाकरात पे होता है और बैठ के मसले का हल निकाला जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये बात तय है कि इस जंग के बाद या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब पा चुका है और ये दुनिया वैसी नहीं रही जो इस जंग से पहले थी? देखें, प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, लेकिन वी आर लिविंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट भी मान रहे हैं। मेरी एक्सप्लेनेशन जाती तौर पे ये है कि वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड। अच्छा। एक को अमेरिका लीड कर रहा है, दूसरे को चाइना और तीसरे को फ्रांस। अब मिसाल के तौर पे यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, चाहे वो यूक्रेन का मुद्दा हो या सैंक्शंस का मुद्दा हो या टैरिफ का मुद्दा हो या ईरान वॉर या गजा वॉर, इन सब पे, इवन लेबनान वॉर के ऊपर, G7 और यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म के ऊपर यूरोपियन यूनियन अलहदा खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि मैक्रोन साहब जब साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी में एड्रेस करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तीसरे रास्ते को अख्तियार करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने ट्रम्प की कॉल के ऊपर लब्बैक नहीं कहा जिस वक्त वो चाह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएं। तो वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड, लेकिन प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर है। और याद रखें कि वी आर लिविंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन, एनॉमली जिसे कहते हैं जी। उसको एड्रेस होते हुए थोड़ा टाइम लगता है। इसके खतोखाल बनेंगे, इसके रूल ऑफ द गेम बिल्कुल तय होंगे, बिकॉज अभी तो जो हायरार्की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, पावर हायरार्की, वो तय हो रही है कि 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है। बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिफरेंट चेस बोर्ड्स होते हैं। इकोनॉमी का है, पॉलिटिक्स का है, मिलिट्री का है, ट्रेड का है, करेंसी का है, इंफॉर्मेशन है, साइबर है, स्पेस है। उस सारे में जो है चाइना मोर और लेस आगे जा रहा है। सवा एक मिलिट्री का डोमेन था जहां पे अमेरिका को सुपीरियरिटी थी। अनफॉर्चुनेटली ईरान वॉर की वजह से वो जो कैपेबिलिटी अमेरिका के पास है और इनफैक्ट रोबस्ट कैपेबिलिटी है, उसकी अब क्रेडिबिलिटी लूज हो गई है। जिस तरह से मसूद साहब बता रहे थे कि पहली मर्तबा अमेरिका को भी मौका मिला है कि असल जंग लड़े। उससे पहले तो वो छोटे छोटे ममालिक से जंग लड़ते थे और उन्हें वो घेर लेते थे या उन्हें शिकस्त देते थे, लेकिन ये पहली मर्तबा उन्हें टफ टाइम मिला है। दूसरा ये मैं आपको बताता चलूं कि आज से पहले जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब थे, उनको हमेशा एक वे आउट मिल जाता था, एक रिस्पेक्टेबल जो है वो फेस के लिए एक यानी रास्ता मिल जाता था। मिसाल के तौर पे जो 12 दिनों की जंग हुई 2025 में, वहां पे जब उन्होंने कहा कि इस्फहान और फर्दो के हमने प्लांट पे अटैक किया है और मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, ईरान खामोश रहा। लेकिन इस दफा जो वो ट्वीट कर रहे थे उसका जवाब मिल रहा था, तो उन्हें कोई वे आउट नहीं मिल रहा था और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के थ्रू कोई वे आउट मिले। और फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूँ दुनिया की तारीख में एक अजीब चैप्टर लिख दिया है। जो हमारी लीडरशिप ने जिस तरह की, स्पेशली जो मिलिट्री लीडरशिप ने जिस तरह की शटल डिप्लोमेसी की है, कमाल किया है। और मैं पुरउम्मीद हूँ कि ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की सिफारतकारी पूरी दुनिया मोतरफ है और दोनों फरीकैन भी इसके मोतरफ नजर आ रहे हैं। चाइना का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि चीन की भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं ईरानी वफ़द के यहाँ लाने के लिए, पाकिस्तान में लाने के लिए। चीन का जो किरदार है इस पर हम बात करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन भी है और चीन ने ये कहा है कि यहाँ आने से पहले अपने तमाम मामला जो जंग के हवाले से वो आपके रिजॉल्व होने चाहिए। तो इस हवाले से पैनल क्या राय रखता है, ब्रेक के बाद जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं और अभी भी सिफारतकारी में कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। अब्दुल्ला साहब, सवाल आपके सामने ये रखना चाहूँगी कि बहैसियत आलमी ताकत चीन के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा भी है, कैसे रीड करते हैं आप इसे? देखें, धौंस और धमकी की सियासत तो ख़त्म कर दी गई। चाइना ने बाकायदा 2025 3 सितंबर को अपनी जो मिलिट्री परेड थी और
80th एनिवर्सरी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो अपना जो सेकेंड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अख्ताम के हवाले से, उसके अंदर उन्होंने बड़ा वजाहत से कह दिया था कि दुनिया अब ऐसे नहीं चलेगी। और अभी जो जिस तरीके से उन्होंने जीसीसी ममालिक के लिए शेख खालिद को 4 नुकाती फार्मूला पेश किया, दिस शोज क्लियरली कि चाइना एक ऐसा अमन वाला मुआहदा कर रहा है जो ज़ाहिर है जो अमेरिका की जानिब से नजर नहीं आ रहा। अमेरिका इस टाइम पे जो काम करेगा उसके हाथ से ताकत फिसलती चली जाएगी और वो दुनिया में कमजोर और तनहा होता चला जाएगा। उसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसकी टेक्नोलॉजी लोगों के लिए अब मरूब नहीं होते उस टेक्नोलॉजी से। अब अमेरिका जिस पैसे के ऊपर अयाशी कर रहा था लोगों के, वो दुनिया उसको देने के लिए तैयार नहीं है। मसूद भाई ने जो बिल्कुल सही कहा कि जो अब ग्लोबल साउथ है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो देना चाह रहा है, और मेरा ख्याल है ये एक वर्ल्ड ऑर्डर ना भी कोई दे तब भी ये आके रहेगा। बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि एक सुपर पावर है, ये ऐसा ही है कि एक हाथी है गिर रहा है, उसकी जिस्म से जान निकल रही है, टाइम लगेगा, लेकिन हाथी जो है क्योंकि बड़ा ताकतवर जानवर होता है, वो इधर उधर टांगे मारता है तो लोगों को जख्मी भी कर देता है, लेकिन हाथी का मरना ठहर चुका है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद लोग ये समझते थे कि सोवियत यूनियन को टुकड़े होने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अमेरिका को भी टूटते देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे। उसकी वजह यह है कि कौमें बेहमियत होने के बाद जो है वो मारी जाती है। बिल्कुल सही अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मसूद साहब, मुमकिन तौर पर ईरानी वफ़द जो अपने नुकात लेके आया है, कुछ शराइत लेके आया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट खुलवाने के अलावा क्या मुमकिन वो शराइत या नुकात हो सकते हैं? देखिए, वो तो उनके एसेट्स के हवाले से हैं, उनके इस इलाकाई जंगों के हवाले से जो सबसे अहम मामला है, उनके जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है, तो वो जब सामने आएंगे तब आएंगे। जो चीन के दौरे की आपने बात की ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस दौरे को मिस नहीं कर सकते और ना ही वो इस पोजीशन में वहां पर जाके खड़े हो सकते कि एक ऐसा मुल्क जो सुपर पावर अपने आप को कहता है और वो एक मिड पावर भी वो जिसे हम इस जंग के बाद मिड पावर मानते हैं। इस जंग से पहले तो दुनिया ईरान को मिड पावर भी नहीं मानती थी, तो उसके साथ जंग में उलझा हुआ है या उससे जंग हार चुका है, तो वो एक झूठा ही सही मगर एक फेस सेविंग लेकर जाना चाहते हैं, एक जीते हुए सदर के तौर पे जाना चाहते हैं और फिर अमेरिका में खड़े होकर वो गिनाएंगे वहां पर कि मैंने 12 जंगें रुकवा दी, उसमें ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया और दुनिया को तबाही से बचा दिया, वो अपनी कामयाबी वहां पे गिनवा सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है उनके लिए कि वो जल्द से जल्द इस मुआहदे को तकमील तक पहुंचाएं। तो क्योंकि वक्त आपके पास कम है तो मैं बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो अमेरिका की तरफ से नैरेटिव बनाया गया है कि ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं और ईरान की जो क़यादत है उसमें अंदरूनी इख्तलाफात पाए जाते हैं, ईरान ने उसको डिनाई कर दिया है, क्या समझते हैं आप? क्या वाकई ऐसा है कि तेहरान की क़यादत में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं या अमेरिका की तरफ से ये झूठा बयानिया बनाया गया है? अक्सर इख्तलाफात राय होती है और वो बेहतर होता है बिकॉज बहुत सारे मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आपके सामने ले आते हैं, ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेशली जमहूरियत में तो उसको नेमत समझा जाता है। सही। लिहाजा जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो असल में अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अदरवाइज आपने देखा वो मोहम्मद जो बाकिर कालिबाफ हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट की और इसके अलावा उनके जो नए रहबर हैं आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी की। कोई इख्तलाफ नहीं है, अगर इख्तलाफ होता तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो बसीज को ज्वाइन करते हैं, इख्तलाफ होता तो लॉस एंजलिस को छोड़ के बहुत सारे ईरानी वापस आते अपनी सरजमीन में कि हम शहादत के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कोई इख्तलाफ नहीं है, अलबत्ता ये कि मुख्तलिफ राय होती है, वो हर जगह होती है, हमारे मुल्क में भी होती है और वो बेहतर होती है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम है अब्दुल्ला साहब, ये जो दौरा है, ये जो मुख्तसर डेलीगेशन के साथ ईरान दौरा कर रहा है, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप इसको लेकर? बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत कुछ होगा और पाकिस्तान एक हॉटलाइन बरकरार रखे हुए है और अमेरिका के साथ भी दीगर। एक आखिरी बात जो मैं जरूर करना चाहूंगा, जल्दी वो आपने जो डॉक्टर साहब से कहा, देखें कभी भी किसी मुल्क में जिसके ऊपर जंग हो रही हो उसकी आवाम कभी भी इंतशार का शिकार नहीं होती। पाकिस्तान को ही देख लें, पाक भारत जंग से पहले लोगों में सियासी इख्तलाफ राय था। बिल्कुल ऐसी है, तो ये झूठा बयानिया बनाने की, झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई जिसने ईरान ने मुकम्मल तौर पर डिनाई की है। और नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर सामने आएगी। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।